नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका मित्र एजे आपके सामने क्लास लेकर भारतीय इतिहास की। ठीक है, इसमें हमारा आज तीसरी क्लास है। हमने अब से पहले क्लास में पहले पढ़ा आपका मध्यकालीन भारत हमने स्टार्ट किया था। उसको आगे बढ़ाते हुए अभी तक हमने पढ़ा था मुस्लिम्स का भारत में आगमन। ठीक है, अब उसके बाद आज हमारा टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं पीछे रिवाइज कराता हूँ हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा है। हमने पढ़ा कहाँ से इस्लाम धर्म शुरू हुआ। उसके बाद हमने पढ़ा भारत पर अरबों का आक्रमण, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने महमूद गजनवी पढ़ा, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसके बाद हमने मोहम्मद गौरी पढ़ा। तो थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत को समझाने के लिए थोड़ा सा मोहम्मद गौरी का रिवाइज करेंगे। बाकी अगर और चीज़ें आप देंगे तो आप पुरानी क्लास में जाके आप रिवाइज कर सकते हैं। मोहम्मद गौरी ने जब भारत पर आक्रमण करा, ठीक है, उस आक्रमण के बाद मोहम्मद गोरी ने अपना जितना भी जीता हुआ इलाका था वो 4 हिस्सों में डिवाइड किया था। उसके 4 जो क्या कहते हैं सेनापति थे, जिनको गुलाम थे, सेनापति भी थे। ठीक है, उसमें अपना सारा शासन डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब उन 4 में से एक तो यालदोस था, एक कुबाचा था, एक बिख्तियार खिलजी था और एक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में हमारे 6 वंश हुए। ठीक है, अलग अलग, जिन्होंने अपने अपने समय काल में शासन किया। ठीक है, लेकिन यहाँ से शुरुआत जो होगी वो गौरी के आने के बाद होगी। गौरी के हमने कल पढ़ा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम दिल्ली वंश। हाँ जी, बात करें हम अगर दिल्ली सल्तनत की, ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत जो है 1200 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत रहेगी। उसके बाद भारत में मुगलों का वर्चस्व आ जाएगा, तो मुगल पढ़ेंगे। उसके बाद हम हमें कब तक पढ़ना है दिल्ली सल्तनत? 1206 से लेकर 1526 तक। अब इसमें कौन कौन से वंश आए हैं हमारे? सबसे पहला गुलाम वंश आया था, जिसे मांगलुक वंश भी कह देते हैं। ठीक है, अक्सर ये एक फेवरेट क्वेश्चनों में से है आजकल कि मांगलुक वंश, क्योंकि गुलाम वंश तो हर कोई जानता है लेकिन मांगलुक वंश के बारे में कोई नहीं जानता कि कौन सा, लेकिन गुलाम वंश को ही मांगलुक वंश भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और उसके बाद लास्ट में आया लोधी वंश। ठीक है, गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड था वो 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक था। ठीक है, उसके बाद हमारा खिलजी वंश चला। खिलजी वंश का जो समय टाइम पीरियड रहा 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक हमारा खिलजी वंश रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा तुगलक वंश स्टार्ट हुआ। तुगलक वंश भी 1320 से लेकर 1414 तक ईस्वी तक चला। उसके बाद सैयद वंश की हम बात करें, सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक चला। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोधी वंश की, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है, मतलब इसके बाद मुगल्स इंडिया में आ जाएंगे। ठीक है, लोधी वंश का जो टाइम पीरियड रहा वो 1451 से लेकर 1526 तक। 1526 में पानीपत के युद्ध के बाद भारत में किनका वंश आ जाएगा? मुगलों का। ठीक है, हाँ जी, तो समझते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने गुलाम वंश के बारे में। ठीक है, गुलाम वंश क्या था, कहाँ से आया, थोड़ा सा हम इसको मोटा मोटा समझेंगे। पहले आपका थोड़ा सा मैं बेस बनाना चाहूंगा इसमें गुलाम वंश के लिए। ठीक है, गुलाम वंश। गुलाम वंश की हम बात करें, इस वंश के जो संस्थापक थे, ठीक है, वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक पहले कौन थे? थोड़ा सा इनका हम इनकी हिस्ट्री जानेंगे थोड़ी सी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, पहले होता क्या था, हम जैसे आज के टाइम में हमारे नॉर्मल पैंटें लगती है कपड़ों की और चीज़ों की, वो समय था, उस समय इंसानों की पैंट लगती थी जिन पैंटों में गुलाम बिकते थे। ठीक है, अब गुलाम होते कौन से? बचपन करते क्या थे लोग, जो गुलामों के व्यापारी होते थे, बचपन में छोटे छोटे बच्चों को खरीद लेते थे बहुत कम दामों पे, उनको किसी ना किसी चीज़ में ट्रेन करते थे, किसी को जो जिसमें जो कला है
उसमें उसको एक्सपर्ट करते थे। कोई अगर घोड़ा चलाने में है उसको घोड़ा चलाना सिखाया, कोई युद्ध कला में निपुण है तो उसको युद्ध कला में उसने इंटरेस्ट कराया उसका कंप्लीट। ठीक है, कोई आपका पढ़ने लिखने में है तो उसको वो चीज़ें कराई। ठीक है, ऐसे ही एक जगह है निशापुर, गज्जी के पास ही है। निशापुर में एक बाजार लगता था गुलामों का। ठीक है, निशापुर में गुलामों का एक बाजार लगता था। वहां से एक शख्स था जिनका नाम था अब्दुल अजीज कुकी। ठीक है, एक शख्स थे अब्दुल अजीज कुकी जिन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को वहां से खरीदा था एज अ गुलाम। ठीक है, और उसके बाद इनको कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे शुरू से ही बहुत ही इंटेलिजेंट मानते हैं इनको, इनको कुरान पढ़ना सिखाया। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करते थे, कुरान पढ़ते थे, मतलब कुरान का पाठ पढ़ते थे। ठीक है, और जब वो परफेक्ट हो गए तो अब अब्दुल अजीज कुकी जो थे उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को गिफ्ट में दे दिया, किसे, मोहम्मद गोरी को। ठीक है, स्टार्टिंग में मोहम्मद गोरी से नॉर्मल है, लेकिन अपने ही टैलेंट के आधार पर मोहम्मद गोरी के बहुत ही नज़दीकी उन्होंने अपना बना लिया। आपका जो युद्ध हुआ था पीछे मोहम्मद गोरी का, मैंने अभी आपको बताया था, लास्ट में तराइन का पहला प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का बहुत बड़ा रोल रहा था। ठीक है, इस युद्ध में तो बहुत ही फेवरेट शख्स हो गए कुतुब मोहम्मद गोरी के, जो गुलाम में थे इनके ये। ठीक है, और स्टार्टिंग में तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो अमीर आखुर का पद इनको दिया गया था। अमीर आखुर का पद होता है जो अस्तबल की देख रेख करता है, यानी घोड़ों का पूरा डिपार्टमेंट अमीर आखुर पे होता था। ठीक है, और उसके बाद जब गोरी ने तराइन 1191 में तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ था और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। इसके बाद जब गोरी का इंडिया पे कब्जा हो गया तो गोरी ने अपना जो जितना भी साम्राज्य इंडिया में बना उसको 4 लोगों में अपना दे के, गोरी की कोई संतान नहीं थी तो सिर्फ अपने रिश्तेदार, अपने जो उनके गुलाम थे, ठीक है, वो सबको कहता था कि मेरी अगर संतान होती तो 1-2 होते, लेकिन मेरे जो गुलाम हैं वही मेरी संतान है, उन्हीं को अपना सारा साम्राज्य वो देके गए थे। ठीक है, जिसमें मैंने अभी 4 लोगों का नाम आपको लिया है। एक तो यालदोस थे, एक कुबाचा थे, और आपके कुतुबुद्दीन ऐबक थे, एक बिख्तियार खिलजी है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है वो कुतुबुद्दीन ऐबक और बिख्तियार खिलजी का है। ठीक है, ये 2 नाम आपको याद रखना है, क्योंकि बिख्तियार खिलजी वो शख्स रहेंगे जो नालंदा विश्वविद्यालय है, जो आपने सुना, नालंदा बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट था, एक समय में दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, तो उसको जो नष्ट करने वाले थे बिख्तियार खिलजी ही थे। ठीक है, अब वापस आते हैं हम अपने कुतुबुद्दीन ऐबक जी पर। ठीक है, हाँ जी, थोड़ा सा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। मैं ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो अभी आपको बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक का ये प्रारंभिक जीवन था। ठीक है, अब बात करते हैं शासक बनने का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन काल था, ठीक है, वो 1206 से लेकर, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल चला था वो 1206 से लेकर 1290 तक चला, 1210 तक चला। सॉरी, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा। ठीक है, 1206 से लेकर 1210 तक चला, 4 साल ही शासन कर पाए। ठीक है, क्योंकि इनकी एक्सीडेंटली डेथ हो गई। ठीक है, मृत्यु हो गई। पोलो एक गेम होता था जो घोड़े पे बैठ के आपका होके खेलते, आपकी टी शर्ट भी आती है पोलो से, गेम होता है चौगान जिसको हिंदी में बोलते हैं, उससे खेलते हुए इनकी मृत्यु हुई। थोड़ा इनके बारे में समझेंगे। ठीक है, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि निशापुर के बाजार से काजी फर्रुखदीन अब्दुल अजीज, ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ऐबक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उनके गुरु इन्हीं को कहा जाता है, और इन्हीं की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार की नींव रखेंगे, जो आपने अभी सुना हो दिल्ली में भी है कुतुब मीनार। ठीक है, वो इनकी याद में रखेंगे, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। ठीक है, कौन, काजी फर्रुखदीन अब्दुल अजीज ने खरीदा। ठीक है, और खरीद के किसको गिफ्ट में दे दिया, किसको गिफ्ट में दिया था बताओ, वो दिया था मोहम्मद गोरी को। ठीक है, जिन क्वेश्चंस को मैं आपको बताने की तो कोशिश क्या करो उसको दिमाग में सोचने का, और फिर मेरा आंसर मैच किया करना कि आपने सोचा या नहीं, क्योंकि मैंने बात अभी रिपीट कर दी थी। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद मैंने आपको दूसरी बात बताई थी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो कुरान का पाठ बड़े अच्छे से करते थे, यानी जो कुरान होती थी तो बड़े सुरीले सर में कुरान का पढ़ना सीख लिया। ठीक है, इस वजह से इनको क्या कहा जाता, कुरान खां भी कहा जाता कुतुबुद्दीन ऐबक को। एक दूसरा नाम क्या, इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो भी आप नाम पढ़ोगे तो क्या कहा जाता था, कुरान खां, किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है,
और कुतुबुद्दीन ऐबक में जो नाम है इसमें एक शब्द जो ऐबक है, ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता, यानी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो अपने आप को चंद्रमा का देवता कहता था, इसलिए ऐबक वर्ड लगाता था। ऐबक वर्ड का मतलब है चंद्रमा का देवता। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन में से एक है, ये भी एग्जामों में आता रहता अक्सर, ठीक है। हाँ जी। दूसरे एक और नाम की हम बात करें, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो दान बहुत देता था, ठीक है, लाखों का दान ऐसे देता लोगों को। इसमें एक खासियत थी, ये कभी सिंहासन पे नहीं बैठा, ये अक्सर क्वेश्चन आता है, वो तख्त पे नहीं बैठा। ऐसा कौन सा शासक था जो कभी तख्त पे ही नहीं बैठा? वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को हमेशा एक गुलाम ही मानता था। किसका? वो किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का, ठीक है। हाँ जी। तो ये लाखों का दान देता था, इस वजह से इसे एक उपाधि किसकी ओर दी गई? लाख बख्श की, ठीक है। अब मैंने क्या क्या नाम आपको बताए? एक तो कुरान का मैंने आपको बताया, ठीक है, और एक लाख बख्श आपको नाम बताया था। इतनी सारी चीजें आप लोगों की क्लियर है, हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं उपाधि की। वो तो सब नाम थे, एक होता उपाधि। मैंने आपको बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने ना तो अपने आप को, ठीक है, सल्तनत में आपका जो मैंने आपको बताया था हाँ जी, वो सिंहासन पे कभी नहीं बैठा, ठीक है, ना ही उसने सुल्तान की उपाधि धारण करी। वो अब उसने किस चीज की उपाधि ली? सीपा सालार, ठीक है। वो अपने आप को गुलाम ही मानता था कुल मिला के। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों में से एक ये भी है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी? लाहौर, ठीक है। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जब स्टार्ट हुआ, हम सुनने में तो दिल्ली सल्तनत आ रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में जो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में जो राजधानी थी वो लाहौर थी। बच्चे क्या कर देते हैं, दिल्ली सल्तनत सुना, राजधानी दिल्ली लगा दी, ठीक है। अभी जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इस समय जो राजधानी है उसकी वो कौन सी है? लाहौर, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे अब्दुल अजीज कुकी जो थे, उनकी याद में आपका 1900 ये शुद्ध हिंदी में हो गया 1991 में, ठीक है। अरे ये सारा गड़बड़ हो रखा है, ठीक है। 1299 में, ठीक है, ये गलत हो रखा है, हम इसको अलग से लिख देते, चलो इस लाइन को, ठीक है, मैं आपको अलग से लिख देता हूं। आपका 1291 में, सॉरी सॉरी सॉरी, 1191, ये थोड़ा सा हिंदी वाला फॉन्ट आ गया, ठीक है। 1191 में तराइन का युद्ध जीते, 92 में दूसरा तराइन का युद्ध, उसके बाद मैंने कहा था शासन इस पे आ गया, ठीक है। तो जो कुतुब मीनार की मैं नींव की बात करूं तो 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, ठीक है। 1199 में कुतुब मीनार की नींव रखी थी, लेकिन इसे कंप्लीट करने से पहले इनकी डेथ हो गई थी। फिर इस मीनार को जाके इल्तुतमिश जाके कंप्लीट करेंगे, इल्तुतमिश उसके बाद शासक आएंगे। होने को कुतुब मीनार को मैं अलग से समझाऊंगा, इसमें कई लोगों का हाथ रहा, एक बार ये ऊपर से टूट जाएगी, ठीक है। आपका फिरोज शाह तुगलक भी इसे सही कराएंगे, फिर सिकंदर लोदी भी इसमें इसका नाम आएगा, ठीक है। तो वो हम एक पर्टिकुलर टॉपिक के साथ हम इकट्ठा पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना समझना है कि कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी वो कब रखी थी? 1199 में रखी थी। किसके याद में रखी थी, किसके लिए रखी थी? वो मैंने क्या बताया था, वो कुतुब ऐबक के जो गुरु थे अब्दुल अजीज कुकी, उनकी याद में कुतुब मीनार की नींव रखी थी, ठीक है। और कुतुब मीनार बनके कब तैयार हुई? 1229 में, ठीक है। 1229 में जाके कुतुब मीनार कंप्लीट हुई, ठीक है। अब इनकी मृत्यु की हम बात करते हैं, ये शुद्ध हिंदी में आया पड़ा है 1210 ईस्वी में, ठीक है। 1210 ईस्वी में पोलो खेलते, मैंने आपको बताया था पोलो एक खेल होता है जो घोड़े पे बैठ के हॉकी खेलते हैं, उसको हिंदी में चौगान भी बोलते हैं, ठीक है। उसको खेलते हुए इनकी क्या होगी? मृत्यु हो गई। और इनकी जो कब्र है वो कहाँ पर है? लाहौर में। ये मोटा मोटा डाटा आपको याद करना है, एक बार हम फिर से याद करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के शासक कब बने? उन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव कब रखी? 1210 में रखी, ठीक है। उनकी मृत्यु कब हुई? 1206 में नींव रखी, मृत्यु कब हुई? 1210 में हुई, ठीक है। उनका एक नाम और था लखबख्श, क्योंकि वो लाखों का दान देते थे। ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था, क्या नाम बताया था उनका? कुरान का पाठ करने की वजह से कुरान खा भी उनको कहा जाता था, ठीक है।
आगे हम उन्होंने एक कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। किसके याद में रखी? अपने गुरु की याद में रखी। कब रखी? 1199 में रखी। और कुतुब मीनार जाके कंप्लीट कब होगी? इनकी मृत्यु के बाद होगी। कब होगी? 1229 में जाके कंप्लीट होगी। ठीक है, जिसे इल्तुतमिश कंप्लीट कराएगा। इनकी मृत्यु चौगान खेलते हुए, पोलो खेलते हुए अक्सर आता है। ठीक है, और इनकी जो कब्र है वो कहाँ पर है? लाहौर में। यहां तक कुतुबुद्दीन ऐबक आप लोगों को सबको समझ में आया? ठीक है, अब कुतुबुद्दीन की अचानक मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन का जो सिंहासन था वो उसके बेटे, ठीक है, कुतुबुद्दीन मृत्यु के बाद उसका जो सिंहासन था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे, जिसका नाम था आराम शाह, वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दिल्ली नहीं, लाहौर की गद्दी पे। इस समय राजधानी लाहौर थी, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठा। ठीक है, आराम शाह। अब जैसा इन भाई साहब का नाम है आराम शाह जी का, वैसे इनके काम है। ये ना तो सक्षम है ना लायक हैं, सिर्फ पिता की संपत्ति की वजह से इनको ये गद्दी मिल गई। ठीक है, लेकिन इसी समय एक जगह थी, इनका एक सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक का, जिसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, और अटैक कर दिया किस पे? आराम शाह पे। ठीक है, आराम शाह पे अटैक करा। वो युद्ध क्या कहलाया? जूड़ का युद्ध। ठीक है, किस किस के बीच हुआ जूड़ का युद्ध? आपके आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच जूड़ का युद्ध हुआ, जिसमें आराम शाह की हार हुई और इल्तुतमिश की जीत हुई। इसके बाद अगला जो शासन बना, शासक बना दिल्ली का, उसका नाम था इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश। ठीक है, मैंने अभी आपको पढ़ाया कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है, वो हम लोगों ने पढ़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर मैं वास्तविक संस्थापक की बात, कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव तो रखी, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो उसमें नाम आता है इल्तुतमिश का। ठीक है, किसका नाम आता है? इल्तुतमिश का। अब थोड़ा सा इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इल्तुतमिश का शासन 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक चला। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था? अब दिल्ली सल्तनत को थोड़ा रिवाइज करेंगे। सबसे 1206 से शुरू हुआ। किसका शासन रहा? सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का, 1206 से लेके 1210 तक। ठीक है, 1210 से लेके कुछ ही महीनों के लिए, 7-8 महीने के लिए बताते हैं, आराम शाह शासक बना। आराम शाह से युद्ध करने के बाद वहां का शासक कौन बना? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम था। ठीक है, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक खुद एक गुलाम था और उसका भी गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। तो इसको क्या कहा जाता था? गुलामों का गुलाम। ठीक है, इल्तुतमिश का जो शासन चला वो 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक हमारा इसका शासन चला। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। ठीक है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आता है। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक की अगर मैं बात करूं तो आपका क्या क्या नाम उनका? इल्तुतमिश। ठीक है, अब इस शासन के बाद तराइन के युद्ध की मैं बात करता हूं। मैंने इससे पहले आपको तराइन के 2 युद्ध और पढ़ाए थे। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का अगर मैं प्रथम युद्ध की बात करूं तो कब हुआ था? वो 1991 में। ठीक है, किस किस के बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। इस युद्ध में जीता कौन था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी हारा था। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा तराइन का युद्ध हमने पढ़ा, तराइन का सेकंड। ठीक है, ये हुआ था 1992 में। ये भी किस किस के बीच हुआ था? अरे 1900 क्या, सॉरी 1900 नहीं, 1100। ठीक है, 1191 में। ठीक है, और दूसरे युद्ध की मैं बात करूं 1192 में। ठीक है, यह भी युद्ध किस किस के बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। लेकिन इस युद्ध में कौन जीता था? मोहम्मद गौरी जीता था, पृथ्वीराज चौहान की हार होती। अब तराइन के तीसरे युद्ध की मैं बात करूं, इससे पहले इसको थोड़ा सा समझेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो मोहम्मद गौरी था, ठीक है, मोहम्मद गौरी के जो इसके सबसे खास गुलाम थे वो 4 गुलाम थे। ठीक है, एक का नाम था ऐबकी था, जिसको हमने भी पढ़ा है।
ठीक है, एक था बिख्तियार खिलजी, ठीक है, एक था यालदोज, ठीक है। पहले नंबर पर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे पे बिख्तियार खिलजी, तीसरे पे यालदोज, और चौथे की हम बात करें, चौथे का नाम था आपका कुबाचा, ठीक है। 4 थे। तो अपना पूरा साम्राज्य इन चारों में डिवाइड करा था, जिसकी मैं अगर बात करूं, भारत का नक्शा आप लगभग देखोगे, अभी तो प्रेजेंट वाला ही है। तो इधर वाला जो सारा इलाका था, इसमें कौन कौन लोग थे? यालदोज और कुबाचा। जो आपका लाहौर वाला या फिर दिल्ली वाला जो सारा इलाका था, वो किसके पास था? इल्तुतमिश के पास, कुतुबुद्दीन ऐबक के पास, ठीक है। और उसके बाद के हिस्से की बात करूं, जो आपका बिहार और बंगाल वाला लगभग का इलाका है, इस यहां पर कौन थे? बिख्तियार खिलजी। तो यालदोज जो थे, उनको कहां का इलाका दिया गया था? आपका पेशावर, सिंध के साइड वाला जो इलाका था, ये सारी चीज दी गई थी। अब मैं ये चीज आपको बता के रहा हूं, इसका मैं रीजन समझाता हूं। क्योंकि जो सबसे अच्छा इलाका था वो किसको मिला था? ऐबक को, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही सबसे जो अच्छा इलाका था, लाहौर का सबसे डेवलप इलाका था, वो ऐबक को मिला था, क्योंकि मोहम्मद गोरी का जो सबसे खास था वो ऐबक था, ठीक है। अब इस चीज का थोड़ा सा गुस्सा इन किन लोगों में था? इन दोनों लोगों में था, एक तो कुबाचा और दूसरा यालदोज, ठीक है। बिख्तियार खिलजी में भी नहीं था, लेकिन जो यालदोज था, अब जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, तो यालदोज ने क्या करना चाहा कि इसके जो साम्राज्य है उस पर मैं ही कब्जा कर लूं, ठीक है। उसके लिए उसने इस पे किस पे अटैक करा? दिल्ली सल्तनत पे। अपना इलाके छोड़ के अटैक किस करने आया? दिल्ली सल्तनत पे। तो दिल्ली सल्तनत का इस समय शासक कौन है? जो मैंने आपको बताया था। अब तराइन के युद्ध के थर्ड की आपको बात समझ में? तराइन का थर्ड युद्ध जो हुआ, ठीक है, तराइन के मैं थर्ड युद्ध की बात करूं, ठीक है। हाँ जी, आ जाइए। मैंने कहा तराइन का थर्ड युद्ध, 2 युद्ध हमने पहले ही पढ़ लिए हैं। कब हुआ? 1215 से लेकर 1216 तक, ठीक है। तराइन का थर्ड युद्ध कब हुआ? 3 युद्ध तराइन के हैं, तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रथम युद्ध 1191, सेकंड युद्ध 1192 और तीसरा 1215 और 1216। किस किस के बीच हुआ था? यालदोज और आपका इल्तुतमिश, ठीक है। यालदोज और इल्तुतमिश के युद्ध था। अब उसी समय एक आपने नाम सुना होगा, चंगेज खां। इल्तुतमिश के समय ही चंगेज खां का जो भारत पर आक्रमण होना था वो हुआ। उस समय बताते हैं कोई शख्स था जो भाग के चंगेज खां से भाग के इंडिया में आ गया था। वो छुपा था इल्तुतमिश के इलाके में। तो चंगेज खां ने इल्तुतमिश पे नोटिस भिजवाया कि या तो उस शख्स को हमारे हवाले कर दो या फिर मैं आप पे अटैक करूंगा। तो इल्तुतमिश ने उसको वापस कर दिया था, किसके हवाले कर दिया था? चंगेज खां के, ठीक है। तो चंगेज खां के अगर आक्रमण की बात करूं, किस समय हुआ था? 1221 में। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितने मैं आपको मोस्टली इसमें टॉपिक करा रहा हूं सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। दिल्ली सल्तनत में मैं गुलाम वंश की बात करूं, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इल्तुतमिश से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बताया आपको? पहला युद्ध तराइन का जो तृतीय युद्ध हुआ वो मैंने आपको समझाया। दूसरा चंगेज खां, ठीक है, जो मंगोल का शासक था चंगेज खां, उसका आक्रमण कब हुआ? 1221 में हुआ। इसका चंगेज खां के वास्तविक नाम की बात करें तो क्या नाम था? तैमूर जिनकी था, ठीक है। इल्तुतमिश ने क्या करा? अपना एकता की बात करते हैं, पहले सिक्के समझ लेते हैं। इल्तुतमिश ने 2 तरह के सिक्के चलाए, ठीक है, जिसे हम पैसे कह देते हैं उस समय। एक तो चलाया था चांदी का, एक चलाया तांबे का। जो चांदी का चलाया था उसको बोलते थे टका। टका वर्ड समझ में आया आपको? टका कब से चला? कहते हैं वो एक मतलब नॉर्मली टका वर्ड जो यूज होता है, ठीक है। तो टका किसका होता था? चांदी का। और जो तांबे का सिक्का था उसे क्या बोलते थे? जीतल, ठीक है। समझ में आई बात? इसकी जो राज्य की भाषा थी वो कौन सी थी? फारसी थी। यानी इसके दरबार में जो यूज होने वाली भाषा थी इल्तुतमिश के टाइम में कौन सी थी? फारसी, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? हाँ जी। अब थोड़ा सा समझते हैं दल चालीसा। दल चालीसा क्या थी? मोस्ट ऑफ द इंपोर्टेंट इस पूरे टॉपिक में मैं अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होने वाली लाइन है ये,
कि दल चालीसा की शुरुआत किसने की। अब दल चालीसा था क्या, इल्तुतमिश ने क्या करा, इसे ज्यादा लोगों पे यकीन नहीं था, तो इसने इल्तुतमिश ने क्या करा, अपने 40 गुलाम थे जो भरोसेमंद थे, जिनको सरदार ये बोलते थे, ठीक है, तो इसने 40 सरदारों का एक गुट बनाया, एक संस्था बनाई, वो ही इनका सारा प्रशासन देखते थे, यानी सबसे ज्यादा विश्वास पात्र जो इसके लोग थे 40 लोग वो, ठीक है, उसको इसने नाम दिया दल चालीसा, ठीक है, और उसको फारसी भाषा में बोला जाता था तुर्की चहलगानी, ठीक है, कितने लोगों का, 40 लोगों का, ठीक है, समझ में आया दल चालीसा क्या था। और बाद में जाके पूरी दिल्ली सल्तनत जब गुलाम वंश चलेगा तो पूरी गद्दी पे इतना इन लोगों को कब्जा हो जाएगा, पूरा ऐसे समझो गद्दी यही लोग चलाएंगे, खाली राजा नाम के रह जाएंगे, ठीक है, वो समझ में आएगा अभी धीरे धीरे, ठीक है। जो आप अभी आगे एक शख्स और पढ़ेंगे बलबन, वो इसी का सदस्य रहेगा जो बाद में जाके दिल्ली पे शासन भी करेगा, ठीक है। दल चालीसा आप लोगों को समझ में आया क्या, 40 लोगों का एक गुट बनाया था गुलामों का, ठीक है। एकता प्रणाली, अब एकता प्रणाली क्या है वो थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। जो इल्तुतमिश था उसने अपने साम्राज्य को, जितना साम्राज्य था उसने उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। वो इन हिस्सों को एकता बोलता था, ठीक है, इन हिस्सों क्या बोलते था, एकता, ठीक है। और इस एकता का एक जो गवर्नर होता था उसको बोलता था इक्तेदार, ठीक है। एकता यानी अपने साम्राज्य को थोड़ा और प्रशासन अच्छा करने के लिए, सक्षम करने के लिए उसने एकता पढ़ना चाहिए, हमने पूरा साम्राज्य एकताओं में बांट दिया, जिसका एक होता था इक्तेदार, ठीक है। एकता क्या होता था कि हर एकते की अपनी एक सेना होती थी, ठीक है। सेंटर में जो आपका शासन चल रहा है, जो जैसे हम अभी मान सकते हैं जैसे हमारा राज्य और आपकी स्टेट है और आपका भारत सरकार वाली बातें हैं, ठीक है, एकता होती थी। इसमें अगर किसी एकते पे अटैक होता था किसी पर्टिकुलर पे, तो पहले कोशिश वही करेगा कि वही संभाल ले, अगर उसको जरूरत है किसी दूसरे एकते से, वो दूसरे से एकते से मदद लेगा, और पूरे पे अगर अटैक की बात हो सारे एक साथ मिलकर कहीं भी अटैक कर सकते थे, ठीक है। यानी प्रशासन को आसान बनाने के लिए उसने एकता प्रणाली शुरू करी, ठीक है। ये भी बहुत पूछा जाता है कि एकता प्रणाली शुरू करने वाला शासक कौन था, इल्तुतमिश, दल चालीसा और एकता प्रणाली शुरू करने वाला, ठीक है। अभी मैंने पीछे ये बात आपको बताई भी थी, कुतुब मीनार को पूरा करवाया। कुतुब मीनार शुरू कब हुई थी, 1199 में शुरू हुई और कंप्लीट कब हुई, 1229 में। तो कुतुब मीनार को कंप्लीट होने में लगभग कितना समय लगा, 30 ईयर्स, 30 वर्ष, ठीक है। कुतुब मीनार को बनने में कितना समय लगा, ठीक है, लगभग 30 साल, ठीक है। और जब कुतुब मीनार बन गई उसके बाद इल्तुतमिश ने, अब से पहले राजधानी क्या थी, लाहौर थी, फिर अपनी राजधानी उसने लाहौर से कहां ले आया, दिल्ली, कहां से, लाहौर से राजधानी कहां लेके आ गया, दिल्ली। अब भारत की जो यानी दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी है वो अब क्या है, दिल्ली है, जो आगे जाके वापस अंग्रेजों के टाइम में फिर चेंज होगी, ठीक है, बीच में भी चेंज होगी तो बदलती रहेगी, लेकिन दिल्ली सल्तनत की मेनली हम बात करें तो राजधानी कौन सी थी, दिल्ली जो बनी, किससे बनी, पहले कौन सी थी, लाहौर थी। कब बनी, 1229 में बनी, 1229 में ही कुतुब मीनार बन के कंप्लीट हुई थी। शुरू कब हुई थी कुतुब मीनार, 1199 में, ठीक है। अब इल्तुतमिश की जो मृत्यु हुई, मृत्यु की हम बात करते हैं, वो हुई थी 1236 में, ठीक है। और इल्तुतमिश का जो मकबरा है वो कहां पर है, आपका दिल्ली में, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें याद करनी है, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते पूरा, ठीक है। इल्तुतमिश का जो शासनकाल है 1211 से 1236 तक था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता था, ठीक है। भारत का प्रथम सुल्तान था, ठीक है, ये लाइन में भूल गया, भारत का प्रथम सुल्तान, यानी इससे पहले जो दिल्ली शासन किया था वो ऐबक ने किया था। तो ऐबक ने, मैंने आपको बताया था, उसने सीपा सलार की उपाधि धारण की थी, ना कि सुल्तान की, लेकिन अपने आप को सुल्तान घोषित करने वाला सबसे पहला शासक कौन था, इल्तुतमिश था। अब मैं फिर बता रहा हूं, सबसे पहले शासन किसने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वो कौन था, सीपा सलार। उसने कभी वो ना तो गद्दी पे बैठा, वो कहते हैं कि सिंहासन पे भी वो बंदा नहीं बैठा, वो अपने आप को कहता था कि मैं गुलाम ही हूं, ठीक है।
तो सबसे प्रथम अगर सुल्तान की मैं बात करूं भारत का, कौन था? इल्तुतमिश था। ठीक है। तराइन का तृतीय युद्ध हुआ 1215 से लेकर 1216 तक, किस किसके बीच हुआ? यालदोज और इल्तुतमिश के बीच हुआ। ठीक है, यालदोज और इल्तुतमिश के बीच। चंगेज खां का आक्रमण 1221 में हुआ। ठीक है, इसने 2 सिक्के चलाए, चांदी के टका और तांबे का जीतल। इसकी दरबारी भाषा कौन सी थी? फारसी थी। दल चालीसा का निर्माण इसने किया। एकता प्रणाली इसने शुरू की। कुतुब मीनार को कंप्लीट किसने कराया? इल्तुतमिश ने कराया। और 1229 में दिल्ली को राजधानी इसने बनाया, जब आपकी कुतुब मीनार बन के कंप्लीट हो गई। ठीक है, और इसकी मृत्यु 1236 में हो गई। और इसका मकबरा कहां पर स्थित है? दिल्ली में। ठीक है, इल्तुतमिश का मकबरा कहां पे है? दिल्ली में। ठीक है, यहां तक क्लास हमारी इल्तुतमिश पूरा हो गया। जय हिंद, जय भारत।